मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से। तुम तो जानते हो उल्टे दिमाग का इंसान है। मैं कैसे मान लूँ कि अपने मगरूर और बददिमाग शौहर की वजह से निकाह को भूल गई। इतने बरस बीत गए, उसने एक बार भी इस शादी की बात मुँह से नहीं निकाली। मैं इससे क्या उम्मीद रखूँ? मगर जहाँ तो अच्छा लड़का है। तुम इससे मिले तो थे जब पिछले साल तुम इस्तांबुल गए थे। जी जहाँ सिकंदर, अच्छा लड़का है। माय फुट, इन्होंने बहुत तल्ख होकर कहा। इसकी तो मजाज ही नहीं मिलती। तुर्की में पैदा हुआ है, ना इसको उर्दू आती है ना पंजाबी, और कभी इसने मामू का हाल पूछा है? कभी फ़ोन किया है? भाई मैं सब भूल जाता, मगर पिछले साल मैं तुर्की गया तो यकीन करें भाई, मैं 18 दिन वहाँ रहा। रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो खैर अलग बात है, मगर जहान आखिरी रोज़ मुझे मिला वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब इसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर सोचने के बाद उसको याद आया कि मैं इसका दूर परे का मामू लगता हूँ। वो मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस, और पूछने लगा क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है। फिर उसका फ़ोन आया और वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने का ना सोचता अगर मैं उस रोज़ एक तर्क लड़की को जहान के साथ इसके घर ड्रॉप करते ना देखता। जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज़ कहने गया था, इस लड़की के साथ इसकी बेतकल्लुफ़ी अल-अमान, वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही पर तो है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर इसके बरक्स निकला तो वैसे ही जहान भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा, और वो अपनी मगरूर आदमी का बेटा है। हया कौन है, इसका इनसे क्या ताल्लुक़ है? ये बात ना जहान को याद है ना सबीन को। सबीन तो अब ये ज़िक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को ज़बरदस्ती इनके घर भेज दूँ क्या? खैर कल वली से मिलवाऊँगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा मैं हया की उधर शादी कर दूँगा। हया में अब मज़ीद सुनने की ताब न थी। वह सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती इनसे दूर हट गई। जहान सिकंदर को इसने कभी नहीं देखा था। बस बचपन से इसने अपने और इसके रिश्ते से मुतल्लिक़ सुना था। वह साल भर की थी जब सबीन फूफी पाकिस्तान आई और फ़ुरत जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए इसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहान इनके साथ था। फिर वह तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वह तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया, और इस वज़्त के बाद सबीन फूफू भी नहीं आई। ना कभी इन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना ख़त लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे रब्ता कर लेता। रब्ता ना होने के बराबर था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर करता था जहान सिकंदर भी, तो इसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ नहीं था। इरम वग़ैरह इसे फेसबुक पर सर्च करते करते थक गई थी, मगर तुर्की का कोई जहान सिकंदर इनको नहीं मिलता था। शुरू के चंद दिन पप्पू बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मशरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन इनका आ जाता, 3 माह में एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूँ 6 माह में 2 दफ़ा सही बात हो जाती। रस्मी अलैकुम सलैकुम, मौसम का हाल अहवाल, सियासत पर बात और अल्लाह हाफ़िज़। इन तमाम बातों के बावजूद वह ख़ुद को ज़हनी तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुके थे। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी इसके पास महफूज थी। 8 साला भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत लड़का, जिसको इसने कभी अपने रूबरू नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। इस रोज़ इसे रह रहकर जहान पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी बेरुखी के बास अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन गया। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो वह तुर्की जाएगी और इनको ज़रूर ढूंढेगी। हया, हया किधर हो? वो लॉबी में आवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फ़ातिमा बेगम इसे पुकारती आईं। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिले फ़हम शोर मचा था।
مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہیں ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے میری بیٹی۔ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جمپس دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ کامدار بلاؤز کی آدھی سی بھی چھوٹی آستین اور ان کے نکلتے اس کے دو دیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے میک اپ سے دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابھی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گرا۔ آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی بھر آیا جیسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی تھی۔ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو میں… ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ معذرت خواہ مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ قریب سیگریگیٹ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی شلوار کا مدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ شروع کرتے باہر کے مرد تھے۔ مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شہلا بھابھی ہیں۔ یہ پوری دنیا سے الگ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتیں کی فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ان کی ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔
डीजे ने गाना सेट कर दिया। इन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करदा रश्क शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी और दूसरी चांदी की। जब पाँव दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो हंसते हुए कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शहला भाभी। वो लड़की भी इस मेज़ पर मौजूद थी। इरम ने फ़ौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से इसने अभी तक स्याह निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक, शहला भाभी भी। निकाब उतार दें, इधर कौन है? शहला ने जवाबन मुस्कुरा कर सर हिलाया, मगर निकाब इसी तरह पकड़े रखा। माशाअल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते ज़रा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद इस तरफ मूवी वाला फिल्म बना रहा था, इसीलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेएतबारी। हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा बाहर किसी को दिखाएंगे। हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्दी वहाँ से उठ गई। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे सबीन फूफू आई हैं या नहीं। वो काफ़ी देर इसी शश व पंच में मुब्तला रही। फिर घर चली आई और टीवी लॉन्च में फ़ोन के साथ रखी डायरी उठाई। थकन की वजह से धम से सोफ़े पर गिरी और सबीन फूफू का नंबर तलाश करने लगी। इसने कभी इनको यूँ फ़ोन नहीं किया था, मगर आज दिल के हाथों हार गई थी। तड़के का वो नंबर मिल ही गया। इसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। इसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। 5 घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज़ इसकी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। इसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। जवाबन किसी अनजान ज़बान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। गड़बड़ा कर अंग्रेज़ी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब के वो अंग्रेज़ी में पूछ रहा था। इसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ। प्लीज़ उनको फ़ोन दे दें। वह तो जवाहिर गई हैं। कोई मैसेज है तो बता दें। वह मशरूफ़ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जवाहिर क्या था, इसे कुछ अंदाज़ा न था। वह सबीन फूफू ने पाकिस्तान नहीं आना क्या? और भाई की शादी पर? नहीं, वो बिज़ी हैं। शायद वो फ़ोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी। आप कौन? उनका बेटा। जहान कट से फ़ोन रख दिया गया। इसने भीगी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर ज़ोर से क्रेडल पर पटका। आंसू साफ किए और उठकर बाहर आई तो गेट की तरफ से ज़फ़र चला आ रहा था। इसके हाथ में सफ़ेद अध खुले गुलाबों का बुके था। वो बख्तियार ठटक कर रह गई। फिर लहंगा संभालती ज़ेनी उतर आई। ये क्या है ज़फ़र? और तुसी इत्थे हो? ये कुरियर वाले ने दिया है, तड़े लिए। ज़फ़र ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था। ठीक है, तुम जाओ। इसने बुके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हसब मामूल इसमें सफ़ेद सादा कागज़ था, जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी। उस लड़की के नाम, जो कभी इन अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है और कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई। फिर घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से बहुत से लोग आ जा रहे थे। ऐसे में क्या कोई इधर था जो बग़ौर मुशाहिदा कर रहा था? इसने लिफाफे को पलटा और कुरियर की मोहर 1 रोज़ कबल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जहान के साथ पहली दफ़ा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वलीद और इसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ? वो कौन था जो इतना बाखबर था? एक दिन कबल ही इसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफ़ा रोएगी? वह खौफज़दा सी खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़ते जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए? वो परफ्यूम की बोतल बंद कर दी। मखसूस हाल और गेट खोलने की आवाज़ पर मोबाइल और पर्स उठाकर बाहर को भागी।
मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। पोर्च खाली था। ताया फुरकान के पोर्च से अलबत्ता आवाज़ आ रही थी। अब क्या करें? अब्बा को फ़ोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगें? बस सोच ही रही थी कि गेट पर हॉर्न हुआ। उसने रुक कर देखा। स्याह चमकती अकार्ड बाहर खड़ी थी। इसकी हेडलाइट्स खासी तेज़ थी। इसने बेख्तियार माथे पर हाथ का साया बनाकर देखना चाहा। वो वलीद लगारी था। साथ फ्रंट सीट पर इसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। वह धीमी हुई। हेडलाइट्स में इनके साथ खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाला फ्रॉक जो पाँवों तक आता था और नीचे हम रंग तंग पजामा। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था। हमें मेज़ हॉल का इल्म नहीं है, अंकल है? वह इसे नज़रअंदाज करती लगारी साहब के दरवाजे के पास रुकी। अंकल, ब्रेडराइड हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए। मुझे पता ही नहीं चला। ओह, तो आपके चचा वगैरह? वह तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें वापस... अरे वो क्यों वापस आए? अब हमारे साथ आ जाओ बेटा। हाँ बेटा आओ। मसनल महाज गुलारी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। अब अगर अब्बा का इंतज़ार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता। चलिए ठीक है। वो गाड़ी में बैठ गई। तो हमारी बेटी क्या करती है? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा। मैं उनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरिया एंड लॉ में LLB ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हो? जी, वह फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनायत क्यों दे रहे थे इसे? हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं। ख़ुद वलीद को भी अपनी शादी के बाद बीवी के जॉब करने पर कोई एतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी और वो हक्का बक्का इनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा इनको कभी इनकार नहीं करेंगे। वह इस वक्त पर पुरसुकून हुई जब मैरिज हॉल की बत्तियां नज़र आने लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। इसी पर अंकल का मोबाइल बजा तो माजरत करके एक तरफ चले गए। महनाज भी इनके पीछे गई। है सुनिए, वो जाने लगी थी कि वलीद ने पुकारा। मुझे आपसे बात करनी है, मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के मुताल्लिक़ बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर बात सुन लें तो। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कोंदा इसके ज़हन में लपका। मौका अच्छा है। वह इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर... डोंट वरी, मैं कार को बैक साइड पर ले जाऊँगा, आप बैठिए। वो बैठी तो वलीद ने जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फूफू की बेटी से बचपन में ही हो गया था। वह लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल की वजह से मेरे अब्बा इनसे थोड़ा बदज़न है और मुझे डिवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और कराना चाहते थे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। प्लीज़ आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वह यकटक खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था जो वह सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। यह तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो वह दरवाजे की तरफ सिमटी। उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते के इनकार के बारे में।
ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے ہے، ابھی تو ان لمحوں کا فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہے۔ وہ ایک دم اس پر جھکا، حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ ولید کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ گلیاں سنسان تھی، جانے وہ کہاں لے آیا تھا۔ آج اتوار تھا اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی کے دوسرے سرے پر پہنچی، مگر یہ کیا، گلی آگے سے بند تھی۔ کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں پیچھے سے کسی نے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا کاٹ، اس نے باختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز گھبرا گئی۔ کیسے جانوں گا؟ پھر تم نے تھوڑی ہی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہو گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے کر مگر شادی سے انکار ہے۔ تبھی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس سے بالکل سامنے آ کر کہا، پلیز۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ تبھی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی طرح۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا اور اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ سرخ نارنگی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے وہی اس سے زور والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پین تھا جو اس کا شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دو قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے اسے دیکھتی گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، لیکن اس کے منہ سے کرہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں ہی پیچھے سے دبوچے ڈولی نے ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا، گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت مڑ گیا۔ سامنے ہی میز ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے گیٹ تک لے آیا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈولی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھینچے تلخ کاٹدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ڈولی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنگی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا۔ ڈولی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، بے حیا۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ نارنگی دوپٹہ اس کے کندھوں پر پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ اس نے اچھے طریقے سے خود کو اس میں لپٹا تاکہ پہچانی نہ جائے اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کی بجائے وہ باتھ روم کی طرف آئی اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اندر فنکشن عروج پر تھا۔ وہ ایسی حالت میں نہ تھی کہ دو قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈولی کے لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس سے تو یہ غلطی پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور وہ ٹھٹرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کو آرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لٹکی لسٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ایراسمس مینڈل ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹ میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانچی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور خدیجہ رانا۔ یہ خدیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے انچ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔
सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पर सालंग स्वेटर पहने वो तो दरवाजे की तरह सामने खड़ी थी। दफातन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज़ मी। वो चौंक कर पलटे। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पर बैग, हाथ में डायरी और पेन और आँखों पर बड़ा सा चश्मा। वह इसको नाम से नहीं जानती थी, लेकिन यूनी में कई बार देखा ज़रूर था। वह लड़की इसे खामखा ही बुरी लगती थी। ये हया सलमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे इसे आंखें से घूरे सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक अनजाना निगाह इसका सर से पाँव तक जायज़ा लिया, फिर ज़रा रुखी अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, इसने जैसे बामुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ लड़के जा रही हूँ हया। मैं खदीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खदीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वह खदीजा राना। अपने पहले भी खामखा बुरी लगती थी और अब अंदाज़ा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में कुछ ऐसे ही ख्यालात थे।